हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द क्रेजी एजुकेशन अड्डा पे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट। और इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब ये है कि जिस चीज़ के आज हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। उसका मतलब ये है कि आज जो आवेश है वो स्थिर आवेश होगा, यानी वो एक जगह रहेगा, वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा। अगर मूवमेंट करेगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के गुण आ जाएंगे, तो इस वजह से उसे हम इलेक्ट्रोस्टैट नहीं बोलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। और इसकी सबसे पहले जो खोज की थी उनका नाम था थेल्स। और थेल्स ने सबसे पहले जो खोज की थी वो ऐसे की थी, एक अंबर नाम का पत्थर था, उसको उन्होंने ऊनी कपड़े पे रगड़ा। एक अंबर नाम का पीला पत्थर था जिसको उन्होंने ऊनी कपड़े पे रगड़ा। और जब ऊनी कपड़े पे रगड़ा तो उस पत्थर के अंदर एक अट्रैक्टिव गुण आ गए, जो छोटे छोटे टुकड़ों को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, या बालों को, मतलब बहुत हल्की हल्की चीज़ों को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ से इसकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैट की खोज हुई। तो चलिए आज हम सबसे पहले जानते हैं कि वो जो अट्रैक्ट करने का गुण था वो आया कहाँ से। तो अट्रैक्ट करने का गुण यहाँ से है कि कोई भी जो मैटर होता है हमारा, कोई भी जो मैटर यानी पदार्थ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं नाभिक में या न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षाओं में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ही बाहर निकलने या अंदर आने की वजह से ही इस ये जो आवेश है इसकी उत्पत्ति होती है। अगर हम किसी भी और पदार्थ से अगर हम इसको रगड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये ज़्यादा एनर्जी पाके, कोई ये इलेक्ट्रॉन चाहे कोई बाहर का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा एनर्जी पाके वो उस पदार्थ में चला जाए, या उस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी पाके इस पदार्थ में आ जाए। तो ये होते हैं हमारे आवेश, जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन का अगर जो आदान होता, मतलब अगर जो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्लस प्लस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग कहते हैं माइनस चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पदार्थ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे हमारा माइनस चार्ज आ जाता है। क्यू, इसको हम लोग आवेश को लिखते हैं हम लोग क्यू से। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और एन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आए या कितने इलेक्ट्रॉन गए। और क्यू हमारा होता है आवेश। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स होता है, उनमें अंतर क्या है, कौन किससे ज़्यादा है और कौन किससे कम है। तो अगर जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखें तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे जो उसका जो वेट होता है वो वेट होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी। और जो प्रोटॉन का होता है उसका होता है प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के जी। माइनस 27 के जी। और ऐसे ही न्यूट्रॉन का जो होता है वो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के जी। तो चूंकि हम ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, सिर्फ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। अगर हम इलेक्ट्रॉनों की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स आता है वो होता है एफ इजिकल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 67 के जी।
और ये आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम m1 और m2 जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास रख देंगे, और r जो है वो दूरी होती है, तो हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने उनको रखा हुआ है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है। उसके बीच की जब फोर्स निकालेंगे तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर -67 kg निकल के आ जाता है। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का निकालेंगे, यानी हम स्थिर विद्युत फोर्स निकालेंगे, यानी बल जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो ये जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको भी हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर जो रखते हैं, और यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और जब इसकी बीच की जब फोर्स निकालेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और जब हम इलेक्ट्रॉनों का रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का हमें पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो जाएगा। और ये जो दूरी है आर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर का स्क्वायर। अब इसको हम लोग, ज़्यादा छोटा हो गया, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 1.6 और 1.6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, और 256 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू, ये 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन, 10 टू द पावर -24 न्यूटन, इतने का फोर्स आ जाता है। और जब हम इसका निकाल रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल का हमारा था 5.5 F इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू द पावर -67 न्यूटन। अब हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैट का जो है, यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमारा जो रिएक्शन देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैट में, यानी जो प्लस चार्ज होते, अगर जो दोनों सेम चार्ज होते हैं, यानी दोनों अगर जो प्लस चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और अगर प्लस और माइनस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। या ऐसे ही सेम हुआ, अगर जो माइनस माइनस होंगे तो भी एक दूसरे को दूर हटाएंगे। तो यहाँ से इसलिए हमें पता चलता है, अगर जो दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ये पास होने चाहिए तो दूर क्यों जा रहा है, दूर इसीलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट का जो फोर्स है वो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमें जो रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स देखने को मिलते हैं। चलिए, अब चार्ज के बाद से हमारा जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को दिया था यानी डिस्कवर किए थे कूलाम ने, इसीलिए उनके नाम से हम लोग जानते हैं, कूलाम कूलाम लॉ के नाम से। और इन्होंने बताया था दो दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, दो, हम यहाँ पे दो बिंदु आवेश ले लेते हैं, एक प्लस Q1 और एक Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो R ले लेते हैं। इन्होंने ये कहा था कि जो इन दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होगा, अगर दोनों सेम चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिकर्षण होगा, यानी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और अगर जो अपोजिट चार्ज रहेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो उन्होंने ये कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके गुणनफल के, यानी Q1 Q2, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी दूरी के वर्ग के। तो इन्होंने ये कहा था कि ये इसके जो प्लस Q1 और Q2 जो हैं, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इसके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होगा।
अगर हम इन दोनों समीकरणों को एक में मिलाते हैं तो ये हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इसके जगह पे आ जाता है एक कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं K, और ये K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से हम K को लिखते हैं, K का जो होता है मान वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इसके जो यूनिट होते हैं या इसकी जो वैल्यू होती है ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत छोटा टर्म होता है एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी ये विद्युत की विद्युतशीलता होती है। ये इस बात को डिपेंड करती है कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टेट है वो कितना स्ट्रांग होगा, वो इसी चीज़ पे डिपेंड होता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम ऐसे जाने कि जब हम दो हम पॉइंट चार्ज को रखते हैं और 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो हमारा फोर्स लगता है वो ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा वो अचानक से लग गया। उसमें क्या होता है, जब 2 पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो वो क्या करते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज या 2 मैटर, आप कुछ भी समझिए, उसको जब हम रखते हैं तो वो अपने आसपास में ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। पहले वो गुरुत्वीय जो क्षेत्र होता है वो उत्पन्न करता है। उसके बाद वो क्षेत्र उस दोनों पार्टिकल पे, यानी दोनों मैटर पे वो अट्रैक्ट करेगा उस फील्ड की वजह से। ऐसे ही जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जब हम बिंदु आवेश को रखते हैं तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड जनरेट करती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब कोई आवेश आता है तो जब ये आता है तो एक फोर्स का अनुभव करता है कि हाँ यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। तो उसी जो फोर्स लग रहा है, तो जिस कारण से लग रहा है वो कारण है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी पॉइंट चार्ज को लाते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को, या और उसको डिनोट करते हैं हम ई अपॉन एफ, ई इजिकल टू F1 Q से। यहाँ पे जो F है वही इलेक्ट्रिक फोर्स है जो वो लगा रहा है दूसरे इस पॉइंट चार्ज के ऊपर। और यहाँ से अगर हम अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये बटे में Q है, अगर हम यहाँ से ये किसी एक को पॉइंट चार्ज लेते हैं तो ये भी Q हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि Q से Q कट जाएगा और बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो चार्ज होता है, चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो आज यहीं तक लेक्चर रखते हैं, कल इसके आगे चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करिए कि मैं और भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।